So today we'll discuss industrial sector on the eve of independence. ठीक है. So in our last lecture we have discussed about the agricultural sector. ठीक है. कि on the eve of what was the status of agricultural sector in India on the eve of independence. Now we come to the industrial sector. Okay. So there is a term that is known as systematic deindustrialization. Deindustrialization, that means the industries, the established industries were abolished by the Britishers. ठीक है. जो industries already exist करती थी, established थी, वो Britishers ने खत्म कर दी थी. That is known as deindustrialization. Okay. तो दो चीजें हैं, दो words हैं, systematic deindustrialization. Deindustrialization means, the word deindustrialization means abolition of the existing or established industries. जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनको खत्म कर देना. ठीक है. दिस इज deindustrialization, abolition of existing industries. दिस इज deindustrialization. ओके, खत्म कर देना. लेकिन उससे आगे एक और वर्ड जुड़ा हुआ, दैट इज सिस्टमैटिक. ठीक है. तो सिस्टमैटिक का मतलब है कि एकदम से नहीं बंद कर दी गई थी, उन्होंने कोई प्रोसेस अडॉप्ट की थी, कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की थी, सिस्टम से उन्होंने इंडस्ट्रीज को खत्म किया था. ठीक है. और वो सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था? वो सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन था कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट मेनली इंडस्ट्रीज कौन सी थी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. ठीक है. उनके लिए क्या किया था? पहले फॉरेन डिमांड खत्म की थी और उसके बाद डोमेस्टिक डिमांड खत्म की थी. तो आगे कॉजेज पढ़ेंगे. ठीक है. सो देखिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट से कि किस तरीके से उन्होंने क्या सिस्टम से अबोलिश किया था इंडस्ट्रीज को, कौन से सिस्टम या क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की थी. पहले तो उन्होंने ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज थी उनको खत्म कर दिया, तो डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. उसके बाद जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो काफी बाद लेट शुरू हुई या बाद में एस्टैब्लिश हुई. सो देयर वाज अ गैप बिटवीन द एबोलिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री. उस टाइम पीरियड, उस गैप के ड्यूरेशन में कौन सी इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी, और जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई वो काफी स्लोली या ग्रेजुअली ग्रो करने लग रही थी. उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, इन्वेस्टमेंट बहुत कम की गई थी. ठीक है. तो फर्स्ट है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. सेकंड पॉइंट है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. दो पॉइंट्स हैं सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन में. ठीक है. तो पहले हम पढ़ेंगे डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. ठीक है. हाउ डिड द ब्रिटिशर्स एबोलिश द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया. उसके कॉजेज हैं, द कॉजेज बिहाइंड और द कॉजेज ऑफ डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और एबोलिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. वो वर्ल्ड फेमस जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे प्रोडक्ट जो हम बनाते थे, जिनको हम एक्सपोर्ट करते थे और फॉरेन में डिमांड भी उनकी बहुत ज़्यादा थी. तो ऐसा क्या किया गया कि फॉरेन डिमांड खत्म कर दी गई या कम कर दी गई. ठीक है. तो कॉजेज बिहाइंड द डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, द कॉजेज बिहाइंड द एबोलिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. टैरिफ जो वर्ड है टैक्सेस के लिए यूज हुआ है. डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण. ठीक है. अलग अलग टैक्सेस या टैरिफ इम्पोज किए गए थे. ठीक है. पॉलिसी जो थी टैरिफ की या टैक्सेस की, वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, मतलब भेदभावपूर्ण थी. ठीक है. वो क्या करते थे? एक्सपोर्ट्स, इंडियन जो एक्सपोर्ट्स थे उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए गए या लिवाए किए गए. लेकिन कौन से एक्सपोर्ट्स? द एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ठीक है. क्योंकि जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होता था उसको टैक्स फ्री कर दिया गया था. ठीक है. ताकि उनको सस्ते में मिल सके. ठीक है. सो एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर इम्पोज्ड विद हाई टैक्सेस. हम एक और चीज देखिए, ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को कैसे खत्म किया गया वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे. यहाँ पे रॉ मटेरियल के ऊपर क्या टैक्स लगाया गया हम यहाँ पे नहीं बताएंगे. ठीक है. क्योंकि उन रॉ मटेरियल का इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं था, एक्सपोर्ट से कोई मतलब नहीं था, डीके या एबोलिशन से कोई मतलब नहीं था
कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दी गई, रॉ मटेरियल के जो एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिए गए, उनके ऊपर टैक्सेस कम लगाए गए, तो उससे हमारी इंडस्ट्रीज खत्म नहीं हुई। इंडस्ट्रीज खत्म होने के बाद जो रॉ मटेरियल वहां जाएगा उसको टैक्स फ्री कर देंगे तो रॉ मटेरियल सस्ते में मिलेगा। एक तो वो चाहते थे ज्यादातर रॉ मटेरियल मिले, ठीक है। तो जो बच जाता था वो अभी भी एक्सपोर्ट करते थे। जब इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, उसके बाद जो रॉ मटेरियल बच जाता था तब भी एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल, तो उसके ऊपर से टैक्सेस हटा लिए गए थे, तो उनके लिए फायदेमंद था कि उनको सस्ते में मिलता। उस टैरिफ या ड्यूटी फ्री होने की वजह से इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इनके एबोलिशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इनके एबोलिशन के ऊपर या समाप्ति के ऊपर किस चीज का फर्क पड़ा? उस पॉलिसी का जो एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स से रिलेटेड थी, रॉ मटेरियल से रिलेटेड नहीं थी। एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स वर रिवाइज्ड और इम्पोज्ड विद हाई टैक्सेस। तो जो एक्सपोर्ट, जो गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती थी उनका एक्सपोर्ट वहाँ पे होता, तो टैक्सेस लगे, तो फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। प्राइसेस इंक्रीज मतलब हमारे हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स थे वो फॉरेन मार्केट में एक्सपेंसिव हो गए, महंगे हो गए, तो उनकी डिमांड कम हुई, ठीक है। सेकंड थिंग, एक तो ये पॉलिसी थी एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स के ऊपर, तो फिनिश गुड्स के एक्सपोर्ट के ऊपर तो हाई टैक्सेस लगाए। सेकंड थिंग, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स वर मेड टैक्स फ्री और ड्यूटी फ्री। यहाँ से जो फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट होते थे उनके ऊपर तो हैवी टैक्सेस लगाए, वहां से जो फिनिश गुड्स यहाँ पे इंपोर्ट होते थे उनके ऊपर टैक्सेस हटा दिए गए, राइट। ये थी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। अपने फिनिश गुड्स को बेचने के लिए तो टैक्सेस हटा दिए कि इंडिया के मार्केट में सस्ते बिके ताकि डिमांड बढ़े, और जो इंडिया से जो फिनिश गुड्स थे जो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होते थे उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए ताकि वहां पे महंगे बिके और इनकी फॉरेन डिमांड कम हो जाए या खत्म हो जाए। दिस वाज द डिस्क्रिमिनेटरी। एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाए गए और इंपोर्ट्स के ऊपर से टैक्सेस हटा लिए गए। दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है, क्लियर। अब ये डिस्क्रिमिनेटरी एबोलिशन के लिए कैसे हुई? देखो, फॉरेन डिमांड भी खत्म हो गई क्योंकि महंगे बिकेंगे फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट, ठीक है, और डोमेस्टिक डिमांड भी अफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर से टैक्सेस हटा लिए गए, तो यहाँ पे सस्ती बिकेगी, ठीक है। तो डोमेस्टिक गुड्स को या डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को अपनी ही मार्केट में कंपटीशन मिल गया मशीन मेड प्रोडक्ट्स से। एक तो मशीन मेड होने की वजह से बेटर क्वालिटी की होंगी, साथ ही साथ टैक्स फ्री होने की वजह से वो लो प्राइसेस के ऊपर भी मिलेगी, तो लोग किसको खरीदेंगे? जो सस्ती है और अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। तो जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपटीशन मिला, किसकी वजह से? डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन मिला, इसकी वजह से कि इंपोर्ट जो थे उनको टैक्स फ्री कर दिया। एक तो मशीन मेड थे तो बेटर क्वालिटी थी, और टैक्स फ्री थे तो सस्ते भी पड़ते थे। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को कंपटीशन मिला विद द मशीन मेड प्रोडक्ट्स बिकॉज दे वर चीप, ठीक है। उनके प्राइसेस दे वर सोल्ड एट लो प्राइसेस ड्यू टू टैक्स फ्री इंपोर्ट्स, ठीक है। Whereas the foreign demand of the handicraft products had been reduced due to increased taxes or heavy taxes on the export of finished goods. उन्होंने फिनिश गुड्स के फिनिश गुड्स के एक्सपोर्ट के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए, ठीक है। So this was the discriminatory tariff policy which affected the India's handicraft industry, which became the cause of डीके और एबोलिशन ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो कि कारण बना इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की समाप्ति के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, ठीक है। तो बिफोर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, इंडिया में जो था लाइक प्रिंसली कोर्ट्स हुआ करते थे, दरबार होते थे, ठीक है। राजा महाराजा मीन्स लाइक किंग्स रूल करते थे, किंगडम हुआ करता था, ठीक है। एंड दीज प्रिंस एंड किंग्स जो थे दे यूज्ड टू पैट्रोनाइज द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम करते थे, ठीक है। जो भी हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देते थे, प्रमोट करते थे। तो मेनली जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो आर्टिसंस हैं, ठीक है, लाइक सुना होगा, ठीक है, लाइक जो कहानियाँ थी कि जो फेमस जो आर्टिसंस थे, जो कलाकार थे, उनको राजा जो थे इनाम देते थे अपने दरबार में बुला के, ठीक है। चाहे वो पोएट्स हुआ करते थे या चाहे वो कोई पर्टिकुलर आर्टिसंस होते थे, ठीक है, म्यूजिशियन थे, पोएट्स थे, या फिर जो भी आर्टिसंस थे, मतलब कलाकार थे, कुछ भी बनाते थे, ठीक है। तो उनको प्रमोट करने मतलब पैट्रोनाइज करते थे, उनको प्रमोट करने का काम करते थे। लेकिन जैसे ही किंगडम या जो प्रिंसली कोर्ट्स थे ये खत्म हुए, क्योंकि जैसे ब्रिटिश रूल हुआ या आया तो ये प्रिंसली कोर्ट्स धीरे धीरे खत्म हुए, एंड ब्रिटिश जैसे प्रिंसली कोर्ट्स खत्म हुए
वो जो प्रोटेक्शन, वो जो प्रमोशन मिलता था ट्रेडिशनल आर्टिसंस को, वो मिलना खत्म हो गया एंड ग्रेजुअली इनका एग्जिस्टेंस भी खत्म होता गया। ठीक है, ये था डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, क्योंकि वो पैट्रोनाइज करते थे, प्रमोट करते थे, प्रोटेक्ट करते थे ट्रेडिशनल आर्टिसंस को या ट्रेडिशनल आर्ट को। ठीक है, उनको प्रमोट करते थे, रिवॉर्ड देते थे इनसे। ठीक है, तो जिससे उनको एक प्रमोशन मिलता था या मोटिवेशन मिलता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो प्रिंसली कोर्ट्स या किंगडम खत्म हुए, तो इनका एग्जिस्टेंस भी धीरे धीरे खत्म हुआ। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स पढ़ चुके हैं अभी अलग से पॉइंट बनाया, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट जो भी होता था फिनिश गुड्स का ब्रिटेन से होता था, एंड वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे, सस्ते मिलते थे और क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, सो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को कंपटीशन मिला मशीन मेड प्रोडक्ट्स से। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड कम हुई। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, बहुत सिंपल है, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। जब हमारे ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के ड्यूरिंग हमारे ऊपर, ठीक है, इंडियन पब्लिक के ऊपर इन्फ्लुएंस था ब्रिटिशर्स का या वेस्टर्न कल्चर का। ठीक है, सो पीपल स्टार्टेड अडॉप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर बिकॉज ऑफ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, उनके प्रभाव की वजह से लोग जो थे उस तरफ इंक्लाइन हो गए, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने लगे, उस तरफ झुक गए या इन्फ्लुएंस हो गए, प्रभावित हुए, एंड पीपल स्टार्टेड अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर in contrast to their own traditional or like cultural or ritual practices। उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया, अपनी खुद की जो लाइक प्रथाएं थी या संस्कृति थी उसको छोड़ के। ठीक है, सो पीपल स्टार्टेड adopting western culture because they were influenced by the britishers, or people inclined towards the goods or the culture which was practiced by the western countries। ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने के बाद लोग उस तरफ झुका हुआ लोगों का, तो उनकी डिमांड कौन सी हुई, वैसे प्रोडक्ट्स की जो वो यूज करते हैं, और वो प्रोडक्ट्स आते कहाँ से थे, बाहर से। ठीक है, तो हमारे जो ट्रेडिशनल गुड्स थे उनका डिमांड खत्म हुआ। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। रेलवेज ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए। ठीक है, कैसे कि बाहर से जो माल आता था, इम्पोर्ट होता था, वो वाटरवेज के थ्रू होता था, शिप्स के थ्रू आता था। ठीक है, तो पोर्ट तक तो इजीली पहुंच जाता था, लेकिन पोर्ट से मार्केट में विद इन द कंट्री और थ्रू आउट द कंट्री मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ब्रिटिशर्स नीड a well established or you can say a rapid transit system। ठीक है, एक ऐसा ट्रांजिट सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए था जो बहुत फास्ट हो, जल्द एंड चीप भी हो, क्विक एंड चीप हो, सस्ता भी पड़े और बहुत तेजी से थ्रू आउट द कंट्री डिफरेंट मार्केट्स में प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। पोर्ट तक तो पहुंचा दिया, अब पोर्ट से जब डिफरेंट मार्केट्स में पहुंचाने का काम है, अगर रोडवेज के थ्रू करेंगे, ठीक है, रोड्स के थ्रू करेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, तो काफी कॉस्टली भी पड़ेगा और टाइम टेकिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। सो उन्हें एक ऐसा मीन्स चाहिए था, ऐसा ट्रांजिट सिस्टम चाहिए था जो फास्ट भी हो और सस्ता भी हो, तो रेलवेज को डेवलप किया गया। ठीक है, एंड रेलवेज से डेवलप होने के बाद से जो इंपोर्ट्स थे वो थ्रू आउट द मार्केट, सॉरी थ्रू आउट द कंट्री डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल होने लगे। ओके, सो विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेलवेज और the network of railways, the imported goods were made available or were distributed in different markets throughout the country। पहले ये सिर्फ नियर बाय पोर्ट्स ही बिकते थे, लेकिन जब रेलवेज आई तो एक वेल एस्टैब्लिश नेटवर्क मिल गया ट्रांसपोर्ट का, तो थ्रू आउट द कंट्री डिफरेंट मार्केट्स में बिकने लगा, जिस वजह से अब हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड और कम हो गई। पहले कुछ ही एरिया तक लिमिटेड था इंपोर्टेड गुड्स, लेकिन अब थ्रू आउट द कंट्री अवेलेबल हो गई। तो ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को एस्टैब्लिश करने के पीछे उनका खुद का मोटिव था, खुद का फायदा था। हमारे लिए सोच के नहीं किया था कि इंडियंस को एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में, नहीं, उन्होंने अपने फायदे के लिए एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो उनकी डिमांड कम हुई, उनके गुड्स की। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। क्लियर, तो ये पॉइंट थे, कॉजेज थे जिनकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो एबोलिश हो गई। ठीक है, या डीके हुआ, खत्म हुआ। डीके भी सड़ना एकदम से बंद नहीं हुई, धीरे धीरे करके उनको ऐसा किया गया था कि उनको बिल्कुल से डिमांड ही खत्म कर दी गई। जब डिमांड ही खत्म हो जाएगी तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री शट डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने टेक्निक्स अडॉप्ट की थी। नेक्स्ट वन इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्रीज काफी लेट शुरू हुई। ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी में जो है मॉडर्न इंडस्ट्रीज या जो हैवी इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप हुई। स्टार्टिंग में कोई भी हैवी इंडस्ट्री एज सच नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत हुई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अपने फायदे के लिए डेवलप करना शुरू किया अपनी कॉलोनी में, क्योंकि जब यहाँ पे रूल ओवर कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ी।
लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनको चाहिए था, कम्युनिकेशन सिस्टम उनको चाहिए था, पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज उनको चाहिए थी ताकि प्रोडक्शन कर सके वो यहाँ पे, ठीक है। तो अपने फायदे के लिए उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप करनी थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, और वो रॉ मटेरियल डेवलप करने के लिए मशीन प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें इंडस्ट्री सेटअप करनी थी, ठीक है। सो धीरे धीरे ग्रेजुअली टू स्टार्ट a developed colony or to start a developed colony, they needed infrastructural facility. So they started making initiatives, or they started focusing on development of industry, but that was just a partial focus. Full focus नहीं था, एक partial focus था. So in early 20s, some heavy industries were started establishing, ठीक है। कुछ heavy industries जैसे कि like टिस्को था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1907, 1907 में जो थी टिस्को या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश हुई। उसके बाद कुछ सीमेंट इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो क्वेश्चन आ सकता है कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के ड्यूरिंग कौन सी हैवी इंडस्ट्रीज थी। सो आयरन एंड स्टील कंपनी थी, पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज, सीमेंट कंपनी, कुछ ये इंडस्ट्रीज जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो चाहते थे, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करना चाहते थे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो इंडस्ट्रीज चाहिए थी वो ही उन्होंने एस्टैब्लिश की। रोड्स बनाने के लिए, प्लांट सेटअप करने के लिए उनको सीमेंट एंड लाइक आयरन एंड स्टील चाहिए था, तो सीमेंट इंडस्ट्री सेटअप हुई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई, ठीक है। प्रोडक्शन करने के लिए उनको पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ानी थी, तो पावर जनरेशन इंडस्ट्री सेटअप हुई, धीरे धीरे हुआ, ठीक है। कोई भी ऐसी मॉडर्न इंडस्ट्री जिससे कि कंट्री की डेवलपमेंट लाइक मशीन बनाई जाए, ऐसी कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं की गई, ठीक है। मशीनें अभी भी इम्पोर्ट ही होती है, क्लियर। तो पावर जनरेशन, आयरन एंड स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज कुछ इस तरह की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए उनको ये चाहिए था, पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो पेपर इंडस्ट्री डेवलप की गई, ओके। तो इस तरह की हैवी इंडस्ट्रीज जो थी अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू हुई थी, ठीक है। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, इसको एस्टैब्लिश्ड इन 1907, ठीक है। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, what were the heavy industries that were established during the British colonial period? Cement industries, iron and steel industries, paper industries, power generation, ठीक है। इस तरह की इंडस्ट्री, ऑप्शन 4 ही आएंगे, ठीक है। तो उसमें से 3 मिलेगा, चौथा ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट का पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंडस्ट्री सेटअप हुई, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ही सेटअप की थी अपने फायदे के लिए, क्लियर। लेकिन अभी अभी कहा पार्शियल फोकस था, फुल फोकस नहीं था इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो स्टेट पार्टिसिपेशन था, बट स्टेट पार्टिसिपेशन मॉडर्न इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए बहुत लिमिटेड था, पार्शियल फोकस था, क्लियर। इन्हीं तरह की इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जो अभी अभी डिस्कस की गई, ओके। नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। Okay, so we are talking about the foreign trade, the status of foreign trade in the colonial period, during the colonial period या under the British rule. Foreign trade में दो चीजें आती हैं, import and export, वही चीजें बतानी है। हम क्या चीज import करते थे? Finished goods, ठीक है। During the British colonial period, we became the net importer of finished goods. उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को तो खत्म कर दिया, अब फिनिश गुड्स के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड रह गए? इंपोर्ट के ऊपर ही, सारी फिनिश गुड्स हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो वी बिकेम नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, हम फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे, राइट। एंड एक्सपोर्ट किसका करते? फिनिश गुड्स तो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती थी, तो रॉ मटेरियल ही हम एक्सपोर्ट कर पाते थे, ओके। सो वी बिकेम इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। हमारी इकोनॉमी का स्टेटस ये था फॉरेन ट्रेड को लेके, इंपोर्ट हम सारी फिनिश गुड्स हम इंपोर्ट करते थे एंड एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल कर पाते थे, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट है नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, हम ये बन के रह गए थे, ठीक है। इंडस्ट्रीज को खत्म कर देने के बाद तो यहाँ पे तो फिनिश गुड बनती नहीं थी, तो इंपोर्ट ही करनी पड़ती थी। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है तो रॉ मटेरियल हम कंज्यूम नहीं कर सकते, रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओके, वन मोर थिंग, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है कि किस तरह के बिफोर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड किस तरह के फिनिश गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे। बिफोर द कॉलोनियल पीरियड हमारे जो मेजर एक्सपोर्ट्स थे वो थे फिनिश्ड गुड्स के, लाइक जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे, ठीक है। सिल्क टेक्सटाइल था,
फाइन कॉटन था, फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, जो भी हथकरघा से बनते थे, आइवरी, ठीक है, जो हाथी दांत के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आइवरी प्रोडक्ट्स जो थे, ओके, वो हम एक्सपोर्ट करते थे, हाथी दांत, ठीक है, आइवरी बोलते हैं उसको, ओके, हाथी दांत से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, आइवरी के जो प्रोडक्ट्स थे वो हम एक्सपोर्ट करते थे, क्लियर। अब वो इंडस्ट्री खत्म कर दी तो हम सिर्फ रॉ मटेरियल जो थे, लाइक वो इंडिगो था, जूट था, कॉटन था, क्लियर, इस तरह के रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इसका मतलब है इन्होंने कहा ब्रिटेन का मोनोपोली हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर बन गया, मतलब हम इंपोर्ट भी किससे करते थे ज्यादातर, ब्रिटेन से, और एक्सपोर्ट भी ज्यादातर किसको करते थे, ब्रिटेन को करते थे, ठीक है। हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, ठीक है, मोनोपोली ओवर फॉरेन ट्रेड, ब्रिटिशर्स की मोनोपोली हो गई हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, ठीक है, ब्रिटिशर्स की मोर देन 50%, ओके, मोर देन 50% ऑफ आर फॉरेन ट्रेड। जो भी फॉरेन ट्रेड था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीजें आ गई, वो हम ब्रिटिशर्स से ही करते थे अकेले, मतलब इंपोर्ट भी ज्यादातर ब्रिटिशर्स से ही करते थे फिनिश्ड गुड्स, और एक्सपोर्ट भी ज्यादातर उन्हीं को करते थे, ठीक है। दैट मीन्स मोनोपोली सेटअप हो गई थी फॉरेन ट्रेड के लिए, हम प्योरली उनके ऊपर डिपेंड हो गए थे, ठीक है। क्या इंपोर्ट करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे, हमें पता ही है, इंपोर्ट हम फिनिश गुड्स करते थे, एक्सपोर्ट हम रॉ मटेरियल करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरप्लस ट्रेड बट बेनिफिट्स ओनली टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है। वो कहता है देखो सरप्लस ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड हम पढ़े हैं मैक्रो में, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बीओटी, बीओटी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, राइट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। इन्होंने कहा सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड या सरप्लस ट्रेड, फॉरेन ट्रेड सरप्लस था, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट पर ग्रेटर देन इंपोर्ट, राइट, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा थे, लेकिन उनका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला, ठीक है, जो भी बेनिफिट था ब्रिटिशर्स को मिला, क्यों, क्लियर, सरप्लस ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट्स पर ग्रेटर देन इंपोर्ट, बट बेनिफिट्स ओनली टू द ब्रिटिशर्स, बिकॉज हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो किसके थे, प्राइमरी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल वैल्यू, ठीक है, वी यूज टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल ओनली, ठीक है, क्लियर। तो हमारा सारा एक्सपोर्ट किसका होता था, रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड इंपोर्ट करते थे, क्लियर। सो वी बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स ओनली, सो दिस कैरेक्टराइजेस, ये जो स्टेटस है ये एक ऐसी इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है जो बैकवर्ड होती है। आप फिनिश गुड एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब आप खुद रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि अपना खुद का रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लो। इंपोर्ट आप फिनिश गुड सारे इंपोर्ट करते हो, इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके पास है ही नहीं, तो आपकी इकोनॉमी क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमी। तो एक्सपोर्ट ज्यादा थे लेकिन एक्सपोर्ट थे किसके, रॉ मटेरियल के, ठीक है। तो एक्सपोर्ट यद्यपि एक्सपोर्ट्स वर ग्रेटर देन द इंपोर्ट्स, बट वी यूज टू एक्सपोर्ट ओनली रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ओके। इट शोज दैट और इट कैरेक्टराइजेस द इकोनॉमी एज अ बैकवर्ड इकोनॉमी, ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। तो हमें कोई फायदा तो नहीं हुआ बैकवर्ड इकोनॉमी का टैग लेके या स्टेटस लेके, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं हुआ, इसका फायदा किसको, ब्रिटिशर्स को, रॉ मटेरियल सारा उनको मिल जाता था, ठीक है, इजीली। सेकेंड थिंग और क्या बेनिफिट हुआ कि चलो एक्सपोर्ट ज्यादा थे इंपोर्ट कम थे, ठीक है, तो मतलब जो इनकम होती थी, ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब पेमेंट में आ जाए ना ट्रेड से, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सरप्लस था, राइट, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे इंपोर्ट कम, तो दैट मीन्स एक्सपोर्ट के बदले में क्या मिल रहा है, रिसिप्ट, एंड इंपोर्ट के बदले पे करना पड़ा, तो रिसिप्ट वर ग्रेटर देन पेमेंट, राइट, रिसिप्ट वर ग्रेटर देन पेमेंट, ओके। तो हम गेन में चल रहे थे, प्रॉफिट में चल रहे थे, लेकिन उन प्रॉफिट्स का सारा फायदा किसको होता था, ब्रिटिशर्स को, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट जो थे गवर्नमेंट को हो रहे थे ना, बीओपी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गवर्नमेंट रिसीव करेगी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ठीक है, ओके। इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट खरीद रही है, गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देती है, गवर्नमेंट ही इंपोर्ट करवा दी, तो जो फायदे हो रहे थे, ठीक है, रिसिप्ट के बदले ये जो प्रॉफिट्स हो रहे थे, उन सबका खर्चा जो था, उन सबका जो फायदा था वो ब्रिटिशर्स को हो रहा था, क्या, कि वो जो प्रॉफिट्स थे वो खर्च कर दिए जाते थे, किस चीज के लिए, उन एक्सपेंसेस को मेट आउट करने के लिए जो ब्रिटिशर्स को हुए ऑन द वॉर्स फॉट बाय द
ब्रिटिशर्स। वो युद्ध जो ब्रिटिशर्स ने लड़े उनमें जो नुकसान हुए, उन वॉर्स की नुकसान की भरपाई करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए, ठीक है, वो प्रॉफिट यूज कर लिए जाते थे जो हमारे बैलेंस ऑफ सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट था। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू रिकवर द डैमेजेस ऑफ द वॉर फॉट बाय द ब्रिटिशर्स। वो जो डैमेजेस ब्रिटिशर्स ने जिन युद्धों से उनको नुकसान हुआ उनकी भरपाई करने के लिए यूज कर लेते थे सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो हमारे डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया उन्होंने, इंडिया में इन्वेस्ट किया ही नहीं प्रॉफिट को और सरप्लस को, राइट। तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। सिंपली ये कह सकते हो द सरप्लस वाज नॉट इन्वेस्टेड इन इंडिया फॉर द डेवलपमेंट, ओके, रादर इट वाज यूज्ड टू रिकवर द डैमेजेस ऑफ द वॉर विच वर फॉट बाय द ब्रिटिशर्स। उनके फायदे के लिए, उनके डैमेजेस को भरपाई करने के लिए यूज कर दिए गए, ठीक है, क्लियर। तो ये थे, सरप्लस तो था लेकिन फायदा ब्रिटिशर्स को हुआ, क्लियर। फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड में हमने क्या पढ़ा, 2 पॉइंट्स पढ़े हमने, सॉरी 3 पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट क्या था कि हम इंपोर्टर किसके बने, फिनिश गुड्स के, और एक्सपोर्टर किसके बन गए, रॉ मटेरियल, ठीक है। सेकंड क्या पढ़ा, मोनोपोली। हम ज्यादातर जो फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटिशर्स के साथ ही करना पड़ रहा था मजबूरन, ठीक है, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है, क्लियर। तो इंपोर्ट भी उन्हीं से करते थे और एक्सपोर्ट भी ज्यादातर उन्हीं को करते थे, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा कि हालांकि हमारा ट्रेड सरप्लस था, ठीक है, लेकिन फायदा हमें नहीं मिला, ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए उसको यूज करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या आता है, सो नेक्स्ट द स्टेटस ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है, और द डेमोग्राफिक कंडीशन, ओके। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्लियर। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम इंडिया की जो एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज का स्टेटस हम पढ़ेंगे, ओके। हाउएवर व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया एट दैट टाइम, कॉलोनियल पीरियड के ड्यूरिंग। तो हेल्थ फैसिलिटीज को मेजर करने के लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, IMR infant mortality rate and life expectancy। ये इंडिकेटर्स बताते हैं कि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज या मेडिकल फैसिलिटीज का स्टेटस कैसा था। अब मुझे बताओ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट हाई होगी तो क्या मेडिकल फैसिलिटीज बेटर होंगी, डेथ रेट हाई होंगी तो क्या मेडिकल फैसिलिटीज बेटर होंगी, ठीक है। तो दोनों अपोजिट चलेंगे, लो लो, ओके। सो ये इंडिकेटर्स हैं, बस ये इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम मेडिकल फैसिलिटीज या हेल्थ फैसिलिटीज के स्टेटस को मेजर करते हैं। दीज आर द इंडिकेटर्स टू मेजर द फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ स्टेटस और मेडिकल फैसिलिटीज, स्टेटस ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, क्लियर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, इन दोनों को हम एक पॉइंट पे लेकिन अलग अलग पॉइंट नहीं बनाएंगे, ठीक है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, IMR एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, देखो बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई भी कंसिडर अच्छी नहीं की जाती है और ना ही बहुत ज्यादा लो अच्छी कंसिडर की जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हाई बर्थ रेट्स होंगी तो देखा जाता है लाइक एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, इट विल रिजल्ट इनटू एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जिसकी वजह से द कंट्री विल गो इनटू मैसिव पॉवर्टी और हाई पॉवर्टी। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, रिसोर्सेज तो उतने ही रहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिससे पॉवर्टी अराइज हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट भी बेटर नहीं है, वो मॉडरेट लेके चलेंगे, ठीक है। सो बट हमें तो फैक्ट दिखाना है, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड बर्थ रेट वाज ऑल्सो हाई, सॉरी डेथ रेट एंड बर्थ रेट वर बोथ हाई, ठीक है, दोनों ही ज्यादा थी, डेथ रेट भी ज्यादा थी और बर्थ रेट भी ज्यादा थी। तो मेडिकल फैसिलिटी बेटर नहीं थी, ठीक है, जब एक ही पॉइंट पे रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था, रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहा था, डेथ रेट भी ज्यादा थी। और इनमें डेथ रेट कौन सी वाली ज्यादा थी, यंग एज में जो डेथ रेट थी वो ज्यादा थी, क्योंकि लाइक डिजीजेस को कंट्रोल नहीं किया, डिजीजेस को कंट्रोल नहीं किया जा पाता था, ठीक है। तो दोनों जब हाई होती हैं तो मेडिकल फैसिलिटी बेटर नहीं मानी गई।
हमें सिर्फ बताना है कम थी या ज़्यादा थी, बोथ वर हाई, तो मेडिकल फैसिलिटीज का स्टेटस क्या था, लो। ये हाई थी, मेडिकल फैसिलिटीज का स्टेटस था लो। IMR अगेन एक डेथ रेट होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, जो 1 साल से कम की उम्र के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी डेथ रेट जो है वो IMR होती है। ओके, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर कंप्लीटिंग देयर एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, पर 1000। ओके, ये होते हैं डेथ रेट होती है IMR। अब ये भी हाई थी, तो मेडिकल फैसिलिटीज क्या थी, लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज स्पैन या एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन या लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन ऑन एन एवरेज। एक पर्सन एक कंट्री में कितने साल जिएगा, ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन, और एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये भी लो थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी, ठीक है, इट वाज नियर अबाउट 37 ईयर्स। दैट मीन्स ये कंसीडर किया जाता था कि हमारी कंट्री में 32 ईयर कि हमारी कंट्री में जो एक पर्सन है वो 32 साल एवरेज लाइफ की है। ऐसा नहीं कि हर कोई उतना ही जिएगा, ठीक है, 32 साल ही जिएगा। हालांकि नाउ इट इज नियर अबाउट 69 ईयर्स, इट इज 69 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, तो 69 ईयर्स के आसपास, ठीक है, तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो उस टाइम लो थी, तो मेडिकल फैसिलिटी पुअर थी या लो थी। ओके, क्लियर हो गया मेडिकल फैसिलिटीज का स्टेटस। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल स्टेटस। वो मेजर होता था लिटरेसी रेट से, तो लिटरेसी रेट वाज वेरी लो। कंसिडरेबली फीमेल लिटरेसी रेट वाज वेरी लो, दैट वाज नियर अबाउट 7%, ठीक है। उस टाइम फीमेल लिटरेसी रेट जो थी सिर्फ 7%, ओके, मतलब 100 में से 7 लड़कियां ही पढ़ी लिखी थी। ओके, तो इससे पता चलता है कि हमारा एजुकेशनल फैसिलिटीज भी काफी पुअर थी या लो थी। ओके, नेक्स्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हम पढ़ेंगे कि जो चेंज आया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज चेंज। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, द ईयर 1921। ओके, द ईयर 1921 इज कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, क्यों? क्योंकि 1921 से पहले पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा थी, कभी बहुत ज्यादा बढ़ती थी, कभी बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट कम हो जाती थी। लेकिन आफ्टर एक और चीज ध्यान रखना, 1921 के बाद से, आफ्टर 1921 पॉपुलेशन वॉज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, उसके बाद से बढ़ती ही रही, कम नहीं, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इससे पहले घटती और बढ़ती रहती थी, लेकिन 1921 के बाद बढ़ती ही रही, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। ओके, सो इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वी हैव टू डिस्कस द एम्प्लॉयमेंट एंड द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ये भी 10th में पढ़ा था। 10th में हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कि सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर करता था? बिफोर इंडिपेंडेंस प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो थी ही नहीं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था। एंड एम्प्लॉयमेंट भी प्राइमरी ही प्रोवाइड करता था, क्योंकि दूसरा तो कोई सेक्टर था, इंडस्ट्रीज तो थी ही नहीं, तो ज्यादातर जो वर्कफोर्स थी किसमें इंगेज थी? प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर वाज द मेजर एम्प्लॉयर, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर एक इनसिग्निफिकेंट एम्प्लॉयर था, इनसिग्निफिकेंट सेक्टर था, ठीक है, सिर्फ 7% या 8% लोग ही इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए थे, ज्यादातर, ठीक है, हाफ से भी ज्यादातर 50% से भी ज्यादा वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थी, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है? एक रिजल्ट निकाला हमने कंक्लूजन कि हमारी इकोनॉमी पुअर या ग्लोब पुअर थे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर था, एंड एग्रीकल्चर से इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती थी कि सिर्फ रॉ मटेरियल ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पॉवर्टी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, ठीक है। ये था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर।